गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी सिल्वर वेडिंग, है ना। तो इसकी पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि यशोधर बाबू जो है वो किशनदा को अपने जीवन में गुरु से भी अधिक स्थान देते थे। और हर समय अपने जीवन में उसने क्या है, हर समय अपने हर विचारों में किशनदा को शामिल करते। जैसे जैसे किशनदा कहते हैं ना, उसको करने को कहते, तो वही कार्य क्या है, अपने कार्यों में उसके विचारों को उतारते थे। तो यहीं तक पढ़े थे हमने, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कह रही है उनकी तरह की झेपी सी नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहते हैं ना। और जब तक किशनदा जो था वो दिल्ली में रहा, है ना, तो प्रत्येक दिन उनके घर में यशोधर बाबू हाजिरी लगाने को जाते। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। तो दूसरी तरफ किशनदा भी हर समय, है ना, हर रोज क्या है, यशोधर बाबू के बारे में जानकारी लेते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स एंड मैन हेल्दी एंड वाइज। तब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए। तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता कि कोई उन्हें भाऊ कहता। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए। जब जब किशनदा यशोधर बाबू के यहाँ थे, है ना, तो किशनदा से वह चाय पीने का आग्रह करते। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उसके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की है। कुर्ते पैजामा के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देशी खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथ में एक छड़ी लिए हुए, है ना। मतलब किशनदा को जीवन के हर क्षेत्र में, हर विचारों में उसने शामिल किया। किसने? यशोधर बाबू ने। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य का होता है सबसे बड़ा शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा ईमानदारी से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गंवाना उसकी परंपरा में शामिल था, किशनदा के, है ना। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमाइयों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। जनेऊ पुन्नियों मतलब उत्तराखंड के कुमाऊं में, है ना, बोले जाने वाले बोल को जनेऊ पुन्नियों कहते हैं। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। तालीम मतलब शिक्षा। ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे को ये सारी बातें जो थी वो अच्छी नहीं लगती थी कि जो यशोधर बाबू है इन सारी बातों पर क्या है, पैसे व्यर्थ बहा रहे हैं। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। यशोधर जी चाहते कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। यशोधर जी क्या सोचते थे कि वह समाज का सम्मानित बुजुर्ग बने, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे।
लेकिन यह भी हुआ, क्या हुआ कि पूछा ना ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है प्रतिस्थापन। एक्सपीरियंस का कोई भी क्या है, विकल्प नहीं है। मानो ना मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। यशोधर बाबू जो है अपने बच्चों के बारे में विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझसे मेरी राय जरूर ले, ऐसा वो अपने मन में सोचते, लेकिन उसके बच्चे जो है वो ऐसा नहीं है। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हो, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। लेकिन उनके बच्चों का क्या विचार था, जब पिताजी आधुनिकता है ही नहीं है ना, आधुनिकता के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, तो हम उससे सलाह क्यों ले, ऐसा उसके बच्चों का मानना है। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दे, है ना। ये यशोधर बाबू जो अपने बच्चों के बारे में लेकर सोचते कि काश आज जो काम मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे अपने से होकर मुझसे कहते, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद ही उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा, लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊं बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या समझा, यहाँ पे यशोधर बाबू की कामना थी, इच्छा थी, है ना, कि सोचते कि मेरा काम मेरा बच्चे कर दिया करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उसके बच्चे उसको जवाब देते हैं कि बब्बा आप इन कार्यों के लिए क्या है नौकर क्यों नहीं रख लेते, इसकी तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे, है ना। उसका बेटा जो है कमाऊ बेटा, बड़ा बेटा, वो क्या अपने वेतन को बब्बा को मतलब पिताजी को नहीं देते। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था, ये अपने आप से क्वेश्चन कर है ना यशोधर बाबू। झूठे मुंह से सही, एक बार ऐसा कहता तो 30 पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, आपके से नहीं जो नुक्ताचीनी करे। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किस तरह बेटे ने बाप का क्वार्टर अपने नाम कर लिया। तो उसी का आंसर पढ़ाने जा रहे हैं। बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना नाम बना लिया, अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज, क्या हुआ यह। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया, कहता यही है कि मेरा टीवी है समझे, इसे कोई ना छुआ करे। क्वार्टर ही हो गया उसका, यही अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हो गया, है ना। यशोदा जी का कहना है कि यदि आप अपने हाथों से ही काम करते हैं तो काम अच्छा होता है, यदि आप अपने काम को नौकर के भरोसे छोड़ दें तो आपका काम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, और सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे।
उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए हैं। बाहर बदरंग तख्ती के नाम लिखा है वाईडी पन। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। जब वो सब्जी लेकर वापस अपने घर है ना, तो उसको क्या धोखा हुआ कि वो गलत घर पर आ गया है। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। क्यों उसको धोखा कि मेरा घर नहीं है? क्योंकि उसका घर जो है वो क्या है, बाहर से भी सजा धजा है। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिसे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। ऐसा सुनकर क्या, यशोधर बाबू रुक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों? आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे तमाशे, यह उनकी माया है, वो ही जाने। मेरे घर में लोग क्या है, तमाशा कर रहे होंगे और इनकी माया जो है वो ही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेमसाबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन की बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके, मर्तबा मतलब कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है ना। यशोधर बाबू अपनी बेटी को कई बार कह चुके हैं कि वह ऐसा कपड़ा ना पहने, क्योंकि उसे गलत लगता है ऐसा कपड़ा। लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। लेकिन उसकी बेटी क्या बहुत ही जिद्दी है और पत्नी भी मतलब उसकी माँ भी क्या है, उसकी तरफदारी करती है। कहती है, उसकी माँ कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, वह बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कह रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुई थी। मतलब उसकी पत्नी भी क्या है, सज संवर कर तैयार है। जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होता है, मतलब गलत लगता है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके हैं, है ना। जब वो लोगों की भीड़ देखते अपने घर में, तो क्या है, अंधेरे में चुपचाप खड़े हैं। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों में ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए, तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमा हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे, है ना। जब उसके बड़े बेटे की नज़र अपने पिताजी पर पड़ती तो उसको डांटते अपने पिताजी को, है ना। आप भी हद करते हो, अपनी ही शादी के सालगिरह के दिन आप 8:30 बजे घर आ रहे हो। हम लोगों को यह सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? उसका पिता जो है, लड़के का जो पिता है, वो अपने बेटे से पूछता है, हम लोगों के यहाँ कब से सिल्वर वेडिंग होने लगी, है ना। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी और ऐसा कहते हुए वह हंसी हंसता है, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। वो कहता है ना कि कब से हमारे यहाँ ऐसा जश्न मनाने लगा, तो उसका बेटा उत्तर देता है कि जब से मैं क्या है 1,500 माहवार कमाने लगा हूँ, तब से मनाने जाने लगा है। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायत है, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंशन अलाउंस
एंड तुम्हारा अदर पर्पस पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी समझ में आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती है। मतलब यशोधर बाबू की विशेषता थी, है ना, उसे चारित्रिक विशेषता थी कि उसे हर नई चीज पर कुछ न कुछ बुराई मालूम होता है। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के माल लिए जाते हैं। यद्यपि वो जानता है यदि मेरे घर में गैस नहीं होता है ना तो मुझे लोग क्या है चपरासी की श्रेणी में मानते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना आदत अच्छी नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या समझा कि हर नई आधुनिकता पर वो क्या है कोई ना कोई कमी निकालते हैं, तो दूसरी तरफ वो क्या है संतुष्ट रहते हैं क्योंकि दूसरे लोग क्या है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा।